जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। लेकिन यह रखना दोस्तों कि ज़िंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता, वो आसान नहीं होता दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए दोस्तों, और ध्यान दें कि उन्हीं प्रश्नों को शामिल भी किए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक हो। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और भागने का प्रयास नहीं करें। भागने का रीजन क्या दोस्तों, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है दोस्तों। सभी लोग प्रश्नों को अपने आप से भी बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। ध्यान दें प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा विषम है। ध्यान दें इसमें कौन सा विषम है दोस्तों। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यानी कि अगर आपको ध्यान दें कि अक्षरों का अगर कोड याद है दोस्तों तो आप आसानी से इसका विषम जो होगा वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे विषम कौन है, ध्यान दें तो W का ध्यान दें कि W का कोड दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि W का यहाँ पे 2.5 होता है, ठीक है। और I का ध्यान दें कि I का दोस्तों यहाँ पे 9 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है क्या 10 लिखा गया है। तो 10 किसका होता है, ध्यान दें तो 10 होता है J का, यानी कि J का कोड 10 होता है। और L का दोस्तों ध्यान दें कि 12 होता है, और Q का 17 होता है दोस्तों। तो आप सभी को ध्यान दें कि सारे अक्षरों का जो कोड है ये आप सभी को याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कि बी में ही हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पे ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें। और इस प्रश्न में दोस्तों आप सभी को बताना है कि आगे कौन सी संख्या भरी जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, ध्यान दें 14, 42 से 126 से, और आगे यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये चारों ऑप्शन में से, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो उसके लिए करना क्या होगा कि पहले संख्याओं के बीच का संबंध निकालना होगा, तो ही दोस्तों हम आगे की संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, यानी कि 14, यानी कि 14 अगर गुना करेंगे 3 तो 14 तिहाई 42 होगा। और ध्यान दें कि 42 गुने अगर 3 करेंगे दोस्तों तो 126 होगा। 126 गुने अगर 3 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, ध्यान दें 6 तिहाई 18, यहाँ ध्यान दें, और 12 तिहाई 36 और 1 37। देखिए 378 किसी ऑप्शन में है दोस्तों। तो 378 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में, ध्यान दें कि 378 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ध्यान दें दोस्तों कि आपको सारे संख्या गुना नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों अगर सिर्फ आप अंतिम में यानी कि एक संख्या अगर गुना करते हैं तो आपका आंसर आसानी से मिल जाता। यानी कि यहाँ पे ध्यान दें कि ऑप्शन में सिर्फ आपका अंतिम में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते थे बिना आप सारे संख्या को गुना किए भी दोस्तों। तो ये सभी चालाकी आपको एग्जाम में बरसना है, तो ही दोस्तों आप अच्छे से दोस्तों प्रश्नों को आसानी से कम समय में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको सामने ये अगला प्रश्न है, और इसमें आप सभी को बताना है कि एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि वर्गों को काउंट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है। ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दें कि करना क्या है कि यहाँ पे रो और कॉलम, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोस्तों बराबर नहीं है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब अगर ध्यान दें कि यहाँ पे वर्गों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोस्तों बराबर रहेगा तो हम उस वर्गों को किस प्रकार से काउंट करेंगे। ध्यान दें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जितने यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें कि जितने यहाँ पे पंक्ति है उतने यहाँ पे स्तंभ भी है। ध्यान दें तो यहाँ पे इस यानी कि अगर इस प्रकार से आकृति रहेगा दोस्तों तो इसका तरीका क्या है। ध्यान दें ये दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पे ध्यान दे करना क्या है कि पहले यहाँ पे यानी कि रो और कॉलम बराबर है तो इसे काउंट करेंगे 1, 2 और 3 है, और सारे संख्या के स्क्वायर करेंगे और जोड़ दीजिए। यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 4 13 और 1 कितना होगा 14। ध्यान दें यहाँ पर दोस्तों तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी है तो 14 दोस्तों। ध्यान दें कि वर्ग नहीं बना हुआ है, ध्यान दें, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब अगर रो और कॉलम ध्यान दें बराबर रहेगा तो करना क्या है कि एक साइड यहाँ पे काउंट करेंगे और सारे संख्या को हम वर्ग करेंगे। लेकिन दोस्तों कि ध्यान दें कि जब अगर रो और कॉलम बराबर नहीं रहेगा तो हम उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें तो काउंट तो करेंगे। ध्यान दें 1 के 2 हो गया,
1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जब अगर रो और कॉलम बराबर नहीं हो, यानी कि जब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो दोस्तों, तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान दें यहाँ पे, यानी कि दोस्तों अंतिम से हम अंतिम संख्या को गुना करेंगे। तो 4 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 8 होगा। और यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3, यानी कि जब तक एक साइड में, ध्यान दें कि जब तक एक साइड में 1 नहीं आएगा तब तक हम गुना करते रहेंगे। तो यहाँ पे 3 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे 8 3 हो गया हमारा 11, लेकिन इसमें टोटल 11 नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी बचा हुआ। तो इसमें दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 और 1 बड़ा 3, और इसमें भी दोस्तों 3 होगा। तो यहाँ पे प्लस 11 और 6 करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। तो दोस्तों देखिए 17 आपका किस ऑप्शन में है, तो 17 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो याद है कि जब अगर रो और कॉलम, यानी कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर रहेगा तो सिर्फ आपको एक साइड काउंट करना है और सारे संख्या को वर्ग करके यहाँ पे प्लस करना है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दें कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा तो इस केस में क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान दें कि पीछे से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे पीछे से गुना करेंगे 2, और यहाँ पे पीछे क्या है, यहाँ पे ध्यान दें 3 है और यहाँ पे पीछे क्या 1 है। यानी कि जब तक एक साइड में 1 नहीं आएगा तब तक हम गुना करते रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 4 दूनी 8 है और यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, 8 3 11 हो गया, यानी कि इसमें टोटल कितना 11 है। लेकिन यहाँ पर भी अलग से 2 आकृति दिया गया है तो इसमें टोटल कितना 3 और 3 6 हो गया। तो 11 6 हमारा कितना आ गया, 17 आ गया दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें कि सभी आरेख आकृतियां हैं। ध्यान दें प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी आरेख, ध्यान दें कि आकृतियां, सभी आरेख क्या दोस्तों, आकृतियां। ध्यान दें आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सभी आकृतियाँ त्रिआयामी होती है। ध्यान दें कि सभी आकृतियाँ जो दोस्तों वो मान लीजिए कि त्रिआयामी भी है। अब यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी त्रिआयामी आरेख है। ध्यान दें सभी त्रिआयामी दोस्तों क्या आरेख होगा। ध्यान दें यहाँ पे कुछ के रिलेशन बनेगा लेकिन सभी के रिलेशन नहीं बनेगा। यानी कि दोस्तों जब अगर ऐसा प्रश्न आएगा, यानी कि यहाँ पे ध्यान दें कि बाहर से अंदर नहीं जाएगा। ध्यान दें अंदर से बाहर कुछ के रिलेशन में बन सकता है, लेकिन कह रहा है कि सभी त्रिआयामी आरेख है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ध्यान दें यानी कि पहला हमारा ऑप्शन गलत होगा। आगे कह रहा है कि सभी आकृतियाँ आरेख है। ध्यान दें कि सभी आकृतियाँ आरेख है दोस्तों, ये भी गलत है क्योंकि ये बाहर से अंदर जा रहा है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे भी कुछ का रिलेशन यानी कि कुछ का संबंध बनता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी, यानी कि सभी के केस में दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा गलती होता है। यानी कि दोनों हमारा निष्कर्ष जो है ये हमारा ध्यान दें कि गलत है दोस्तों। देखिए किस ऑप्शन में है, दोनों गलत दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें कि ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। अब बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यानी कि इसमें कुछ नहीं भी लिखेंगे दोस्तों तो इस टाइप का प्रश्न हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें कि सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा, यानी ध्यान दें कि वह अपने भाई के साथ के बेटे के रूप में परिचय कराता है। ठीक है, तो लड़के सुमन के साथ किस प्रकार से संबंध है दोस्तों। तो याद है यहाँ पे अपने भाई के, ध्यान दें कि अपने भाई के बेटे के रूप में परिचय करवा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे लड़के जो है वो सुमन के साथ किस प्रकार से संबंध रखेगा दोस्तों, तो वो भतीजे होगा। ध्यान दें इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी भतीजा दिया हुआ दोस्तों। आपके सामने ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें कि इसमें आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे कौन से आकृति इसमें भरा जाएगा दोस्तों। ध्यान दें तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर संबंध को देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री, ध्यान दें कि यहाँ पे घड़ी की दिशा में घुमाई जा रहा है। ध्यान दें 90 डिग्री, जैसे कि पहले ये उत्तर दिशा में, ठीक है, अब इसे हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रिमूव करेंगे दोस्तों। तो यह ध्यान दें ये क्या होगा, ये पूर्व दिशा में होगा। और फिर इसे हम 90 डिग्री दोस्तों घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ध्यान दें, सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दें ये हमारा होगा दोस्तों, हो गया ये हमारा नीचे हमारा दक्षिण की दिशा में।
ध्यान दें। अब इसे दोस्तों फिर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा पश्चिम दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आकृति किस ऑप्शन में बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपके सामने ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें कि सरस्वती और गौरी बहनें हैं, ठीक है। गौरी का भाई सरस्वती के, ध्यान दें, पिता के पिता से किस रूप में संबंधित है। ध्यान दें यहाँ पे सरस्वती और गौरी बहनें हैं, ठीक है। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान दें, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटा होगा। ध्यान दें यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो सरस्वती के भाई के पिता किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, तो हमारा पोटा होगा। तो पोटा हमारा ऑप्शन नंबर, ध्यान दें कि सी में दिया हुआ, ध्यान दें ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे टी को दोस्तों लिखा जा रहा है TEEN 10 है, बी से 5 और क्या लिखा है, ध्यान दें 14 लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि टी और EE और उसके बाद यहाँ पे एन को यहाँ पे 20 से 5 और 14 लिखा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ध्यान दें कि अक्षरों को यहाँ पे कोडिंग किया जा रहा है। यानी कि टीस का ध्यान दें कि पोजीशन क्या होता है 20 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, और फिर ई का 5 और एन का 14 होता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ अक्षरों को यहाँ पे कोडिंग किया गया है दोस्तों। तो हम सभी को निकालना क्या है, ई का निकालना। ध्यान दें TER। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें सबका यहाँ पे कोड क्या होता है, ई का होता है 5, एन का होता है 14, ध्यान दें, और टी का होता है 20 और ई का 5 और आर का दोस्तों कितना होता है 18 होता है। तो देखिए 5, 14, 20 से 5, 18 किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो 5, 14, 20 से 5, 18, ध्यान दें 5, 14, 20 से 5, 18 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान दें, सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि सभी ऊन धागे हैं, क्या है, सभी जो ऊन है दोस्तों वो क्या है, धागे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें हम लिख सकते हैं इसको कि सभी ऊन जो है वो क्या है, सभी ऊन धागे हैं। ध्यान दें कि यहाँ पे धागे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि कुछ ऊन सुरदुरे हैं, ध्यान दें कि खुरदुरे हैं, सॉरी कुछ ऊन खुरदुरे दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ ऊन यानी कि यहाँ पे कुछ ऊन की बात किया दोस्तों, तो हम इमेज यहाँ पे दो प्रकार से बना सकते हैं। कुछ ऊन खुरे दूरे है, और हम एक इमेज दोस्तों ध्यान दें कि इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ऊन हो गया और ये हमारा धागे हो गया, और ये हमारा दोस्तों ध्यान दें कि हमारा खुरे दूरे हो गया दोस्तों। तो हम इस प्रकार से भी आकृति बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दें, अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी खुरदुरे ऊन है, सभी खुरदुरे ऊन है। ध्यान दें कि सभी खुरदुरे ऊन है दोस्तों, तो सभी के केस में नहीं आएगा। ध्यान दें कि सभी खुरदुरे ऊन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ के रिलेशन बन सकता है लेकिन सभी के रिलेशन नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें तो सभी वाला केस नहीं होगा। अब कह रहा है कि कुछ धागे खुरदुरे हैं, कुछ धागे, हाँ कुछ धागे हो सकता है, कुछ के रिलेशन यहाँ पे बन सकता है। यानी कि हमारा जो होगा वो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर यानी कि विकल्प 2 सही होगा। तो देखिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों कुछ का रिलेशन बनेगा, यहाँ पे सभी के रिलेशन नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी दोस्तों। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ध्यान दें कि यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से आप इसका संबंध इसमें लगा सकते हैं, कौन सा संबंध इसमें लागू हम करें ताकि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम आसानी से यहाँ पे विकल्पों को भर सकें। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे ध्यान दें कि 3 संख्या, यहाँ पे ध्यान दें कि 3 आकृति है, पहले यहाँ पे 3 लाइन, जैसे कि यहाँ पे पहला में क्या है एन लिखा गया, पहला में
एन है, तो यहाँ इसमें भी दोस्तों तीन, ध्यान दें कि 3 लाइन है। इसमें देखा जाए तो भी 3 लाइन है दोस्तों। ये 4 है, इसमें भी 3 लाइन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज होगा क्योंकि इसमें भी 3 लाइन है। तो देखिए त्रिभुज हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ध्यान दें किस में है, तो हमारा ए में, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कार्य, पार्क और उपग्रह। दोस्तों तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। कार्य, पार्क और उपग्रह दोस्तों ये तीनों अलग अलग है। ध्यान दें कि कार्य, पार्क और उपग्रह ये तीनों में किसी प्रकार से संबंध नहीं है। तो दोस्तों देखिए तीनों में अलग अलग किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यानी कि ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और आगे क्या है, ध्यान दें यहाँ पे एल, ए है, उसके बाद एम है, उसके बाद ई है, और इसको लिखा जा रहा है दोस्तों जे वाई, उसके बाद के और सी के रूप में। ध्यान दें कि एल ए एम ई को जे वाई के सी के रूप में लिखा जा रहा है दोस्तों। तो अगर आपको इसका ध्यान दें कि कोड याद है दोस्तों, तो आप आसानी से इसे आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कोड याद है दोस्तों तो आप इसका आंसर कर भी लिए होंगे। यानी कि एल यहाँ पे ध्यान दें कि एल का स्थान 12 है और जे का यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ध्यान दें माइनस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 होता है तो इसमें -2 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों तो कितना आएगा, 24 आएगा, जो कि यहाँ पे y का 24 होता है। ध्यान दें m का यहाँ पे 13 होता है, 13 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 11 हुआ, जो कि k का 11 होता है। e का 5 होता है, 5 में से -2 करेंगे तो 3 होगा, जो कि c का 3 होता है। दोस्तों तो हम सभी को निकालना क्या है, ध्यान दें हम सभी को निकालना है m i n और e का निकालना है। तो m का 13 होता है, तो 13 में से जब ध्यान दें कि 13 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, यानी कि इसका l होगा। i का 9 होता है, इसमें से -2 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 7 होगा, यानी कि g का 7 होता है। n का 14 होता है, 14 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 12 होगा, यानी कि l का 12 होगा। ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों -2 करेंगे तो 11 नहीं होगा, ध्यान दें 11 होगा। और यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे 11 किसका होता है, तो k का 11 होता है। और ई इसका 5 होता है, तो 5 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, 3 होता है। 3 किसका होता है, तो c होता है, यानी KGLC। ध्यान दें KGLC देखिए किस ऑप्शन में है, KGLC हमारा ऑप्शन नंबर डी में, किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी में होगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे घटाने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें दोस्तों आपके सामने ये अगला प्रश्न है। ध्यान दें कि ये कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दें इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान दें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे करना क्या है कि हम सभी को निकालना है 29 मार्च, ध्यान दें 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। यानी कि सिर्फ अगर हमें डेट निकालना हो दोस्तों तो करना क्या होगा कि 1 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। ध्यान दें 1 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा जब अगर सिर्फ डेट निकालना हो तो दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है कि 2019 को कौन सा दिन होगा ये हम सभी को बताना है। तो करना क्या है कि यहाँ पे पहले 2019 है दोस्तों, तो 2000 ये क्या हो गया, ये शताब्दी वर्ष हो गया। तो 2000 यानी कि शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं हम 400 से भाग करते हैं। तो अगर पूरी डिवाइड जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे शेष यानी कि, तो यहाँ पे यानी कि कितना बचेगा, यहाँ पे शेष 0 हो जाएगा। ध्यान दें यानी कि इसमें हमारे 0 दिन हो जाएगा, यानी कि शेष हमारा कुछ नहीं बचा, तो 0 दिन हो गया। अब यहाँ पे 19 है दोस्तों, तो 19 वर्ष में हमारा ध्यान दें कि एक्स्ट्रा डे 19 होगा, यहाँ पे 19 हो गया। अब 19 ध्यान दें कि 2019 ये क्या 19 वर्ष हो गया। तो 19 वर्ष में अब हमारा लीप वर्ष कितनी बार आया है ये अब हमें निकालना होगा। तो करना क्या है कि 19 में हमें 4 से भाग करना होगा। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 4 चौक 16, यानी कि जितना बार में यहाँ पे पूरी डिवाइड जाएगा वही सिर्फ लिखना है। तो 19 और 4 कितना होगा, ध्यान दें 19 4 23 हो गया, यानी कि यहाँ से हमारा 23 दिन निकल के आया है। अब यहाँ पे निकालना है दोस्तों 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें आप 29 मार्च यानी कि दोस्तों पहले हम सभी को चेक करना होगा क्या ये फरवरी से क्रॉस कर रहा है क्या। तो हाँ दोस्तों फरवरी से क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए चेक करना होगा कि 2020 से ये लीप वर्ष है या दोस्तों ध्यान दें कि ये समान वर्ष यानी कि यहाँ पे नॉर्मल ईयर है।
तो दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दें कि अगर चेक किया जाए तो 2020 ये क्या है, तो कह सकते हैं कि लीप ईयर है। ध्यान दें तो लीप ईयर है, यानी कि इसमें फरवरी हमारा दोस्तों कितना होगा, तो कह सकते हैं कि 29 दिन का होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि 29 दिन का होगा, तो हमारा पहले ध्यान दें कि पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी में कोड कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 31 दिन का होता है। तो जब इसे हम 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बारी आई फरवरी का, ध्यान दें तो फरवरी हमारा 29 दिन का होगा, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर है दोस्तों। अगर यहाँ पे नॉर्मल ईयर आता तो हमारा 28 दिन का होता। ध्यान दें तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, तो इसमें जब 29 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। और यहाँ पर 29 मार्च तक जाना ही है, तो इसमें भी जब अगर 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। तो 3 1 4 1 5 हो गया। तो यहाँ पर जब 27 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। 28 में 7 से भाग करेंगे तो पूरी यहाँ पे दोस्तों शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 का मतलब क्या, ध्यान दे कि रविवार। 0 का मतलब क्या कि रविवार। तो रविवार देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो रविवार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में। ध्यान दें आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आपको समझाए सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें कि दोस्तों आज की क्लास में जितने भी प्रश्न समझाए सारे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया था। और दोस्तों आप सभी को ये क्लास कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आगे आपको किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।